गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है उसको कवर कर रहे थे। लास्ट जो वीडियो थी हमने उसमें क्या किया था, जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट के बारे में जितना भी जो आर्टिकल्स हैं उसको हम करेंगे, सो दैट आपकी एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कि जो उसके रिलेटेड, प्रेसिडेंट के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, जो रिपीटेड मोड पे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब एक इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, कौन सा आर्टिकल है वो मैंने आपको बताया हुआ है और आप सबको मालूम है। आर्टिकल कौन सा है? 52। 52 आर्टिकल क्या बोलता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि 52 आर्टिकल जो है किसके रिलेटेड है। मैं आप यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ, मैंने आपको ये इसकी जो एक वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी, जो हमारी प्रेसिडेंट की फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने ओनली डिस्कस किए थे, जो जो बार बार रिपीटेड मोड पे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बारे में था। तो फिर भी मैं आपके रिवीजन के लिए, हम जो पहले 2 या 3 मिनट लेते हैं हम आर्टिकल ही रिवाइज करते हैं, सो दैट कि हमें ये याद करने ना पड़े। हम रिपीट मोड में जैसे जैसे इसको देखते जाएंगे, हम ये खुद ही हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 52 आर्टिकल क्या बोलता था कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा था? 54। 54 आर्टिकल क्या बोलता था? 54 आर्टिकल बोलता था, ठीक है, 54 आर्टिकल क्या बोलता था? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल है? 54। ठीक है, उसके बाद 55, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वही करवाऊंगा, मैनर। मैनर, ठीक है, ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑफ इलेक्शन ऑफ, कि कैसे होगा, कि जैसे आपको मालूम ही है कि इलेक्शन कैसे होते हैं, मैंने आपको सब बताया है। कि जो एक हमारी एक स्पेशल वीडियो है जिसमें मैंने आपको सारा बताया है कि जो इलेक्शंस होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं, एमएलए की जो वैल्यू है, एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो कैसे होती है, उसके बाद एमपी की वैल्यू, जो वोट की वैल्यू है वो कैसे होती है, फिर 1/4 जो है वोटिंग होती है, उसके बाद जो इलेक्टोरल वोट क्या होता है, मैंने सब एक वीडियो में आपको बताया है। आप जो सेकंड वीडियो है जो प्रेसिडेंट की, उसको देखें, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। अभी हम ओनली आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 55 आर्टिकल क्या बोलता है? मैनर, कि कैसे जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके जो इलेक्शंस होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो 56 आर्टिकल क्या बोलता है? टर्म ऑफ द ऑफिस। ठीक है, 56 आर्टिकल क्या बोलता है? टर्म ऑफ ऑफिस, कि कितने टर्म होते हैं, मैंने आपको बताया था 5 ईयर। ठीक, 5 ईयर, या फिर अगर अनटिल कि उनकी डेथ, या फिर वो रिजाइना दे दें, या फिर अदर कंडीशंस की इम्पीचमेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी वो रिमूव हो जाते हैं। अदरवाइज जो टर्म है वो 5 ईयर है। ठीक है, ठीक है, उसके बारे में जो 56 आर्टिकल है ये कौन सा है? टर्म के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं कि हमारा जो 58 जो आर्टिकल है वो क्या बोलता है? क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शंस। ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट है उसको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि वो इलेक्शन एज जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो 58 आर्टिकल क्या बोलता है हमारा? 58 आर्टिकल बोलता है की क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, साउंड माइंडेड होना चाहिए, वो 35 एज होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो ये सब जो कंडीशंस हैं मैंने ऑलरेडी जो वीडियो है इनकी बना चुका, मैं बार बार इस पर रिपीट इसीलिए नहीं कर रहा। हम ओनली जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसके बारे में हम फोकस करेंगे, क्योंकि यही जो है मेन मेन जो हमने स्पेशल वीडियोस बनाई हैं, जो जैसे क्वालिफिकेशन और टर्म की जो वीडियो है एक है, तो उसको आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पे दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 60 आर्टिकल क्या बोलता है? ओथ एंड एफर्मेशन। कि ओथ एंड एफर्मेशन जो है प्रेसिडेंट वो क्या लेगा कि जो संविधान की प्रोटेक्शन करूंगा, सिक्योर करूंगा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में ओथ लेता है। तो कौन दिलाता है इसको? सीजीआई। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को। सिंपल सी बात है, जो जो ओथ है, ओथ कौन दिलाता है? या तो सीजीआई। ठीक है, सीजीआई जो इंडिया का होगा, जैसे अभी जो सीजीआई हैं वो चेंज हुए हैं। ठीक है, तो यूयू ललित जो है 49th, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे यही पूछा था कि आपको ये बताना है कि जो हमारे न्यू
जो सीजीआई बने हैं इंडिया के, एनवी नरमाना की जगह पे, एनवी जो नरमाना थे वो 48 टर्म के जो नंबर के थे, अभी 49 के यूयू ललित जो हैं वो अभी बने हैं। तो हमारे सीजीआई जो हैं, बट आपको ये भी ध्यान में देना है कि जो अभी हमारे प्रेसिडेंट बने हैं 15th नंबर के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है, हमारे द्रौपदी मुर्मू, उनको जो शपथ दिलाई गई थी वो किसके द्वारा दिलाई गई थी, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो सीजीआई के थ्रू अगर प्रेसिडेंट जो है उसको जो ओथ है सीजीआई दिलाता है, अगर सीजीआई नहीं होगा तो कौन दिलाएगा, मोस्ट सीनियर जज। ठीक है, मोस्ट सीनियर जज होगा जो सुप्रीम कोर्ट का, वो उनको जो सौगंध दिलाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और बताना चाहता हूँ, अगर इन केस ऑफ कि अगर प्रेसिडेंट की जो सीट है, प्रेसिडेंट की सीट अगर वेकेंट होती, वेकेंट कैसे कैसे हो, रिमूवल, रिमूवल हो, या फिर डेथ हो जाए, या फिर क्या कि हमें इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। ठीक है, इस केस में अगर उनकी किसी भी कारणों के कारण उनकी सीट वेकेंट हो जाती है, तो उस कारण में उनकी सीट पे कौन आएगा, प्रेसिडेंट, जब तक कि इलेक्शन ना हो। ठीक है, तो वहां पे जैसे यहाँ पे सीट वेकेंट हुई, ठीक है, वेकेंट हुई, तो अगर वेकेंट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा इंडिया का, वो एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा। अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सीजीआई। ठीक है, अगर सीजीआई भी नहीं है तो मोस्ट सीनियर जज। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो हम सीजीआई को प्रेसिडेंट घोषित कर देंगे, नहीं। अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो हम वाइस प्रेसिडेंट को ही एज ए प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे, जब तक कि जो नए जो इलेक्ट होकर आएंगे प्रेसिडेंट, तब तक का काम। और ये जो होगा, ठीक है, ये आर्टिकल कौन सा है, ये 65 आर्टिकल की वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा इन केस ऑफ वेकेंट, अगर वो रिमूवल हो जाए, डेथ हो जाए, इन केस दैट, कि उनके केस में आर्टिकल 65 ये बोलता है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। ठीक है, तो वो कब तक करेगा, जब से लेकर जब ये जो इवेंट अकर होता है, मतलब या डेथ हो, रिमूवल हो, जिस डेट से ये अकर होता है, ठीक है, और जब तक न्यू अपॉइंट जो है जो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर वो ऑफिस में नहीं आते हैं, तब तक का ये जो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक ओवरव्यू था जो आर्टिकल्स हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम कर रहे थे। 61 आर्टिकल क्या बोलता है, इम्पीचमेंट, कि जो प्रेसिडेंट है उसकी इम्पीचमेंट जो है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो उसको इम्पीच किया जा सकता है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट आर्टिकल कौन सा है, 61, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 72 आर्टिकल, 72 आर्टिकल क्या बोलता है, पार्डन, पार्डन क्या, पार्डन क्या होता है 72 आर्टिकल। ठीक है, क्या बोलता है कि अगर जैसे क्या होता है कि सभी को सजा दी जाती है, जो क्रिमिनल होते हैं या फिर किसी भी केस में अगर उनको कोई सजा होती है, तो जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर होती है कि वो उसकी जो सजा है उसको कम्यूट कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, ठीक है, उसको कम कर सकते हैं, उसकी सजा को बदल सकते हैं, उसको कम से ज़्यादा कर सकते हैं, वो सबकी पावर। जैसे किसी को हैंग ऑन डेथ की, उनको डेथ की पेनल्टी है तो उसकी जो सजा है उसको कम कर सकते हैं, ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट। तो कौन सा आर्टिकल ये वो पावर प्रेसिडेंट को देता है, वो 72 आर्टिकल। ठीक है, तो मैंने जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल थे रिगार्डिंग प्रेसिडेंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब एक और आर्टिकल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है 143। 143 आर्टिकल क्या बोलता है, ठीक है, 143 आर्टिकल ये बोलता है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि कंसल्ट कर सकता है विद सुप्रीम कोर्ट, कंसल्ट विद सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है या कंसल्ट करना है तो वो प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ डिसीजन कर सकता है। और प्रेसिडेंट क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है, हमारा फर्स्ट सिटीजन। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, हमने जो भी इसकी जो पावर्स थी, जो हमने एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर, ठीक है, ये सब पावर्स हमने डिस्कस कर ली थी। होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे डाल दूंगा। हमने एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव की अलग से डाली है, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर और मिलिट्री पावर उसकी अलग है। ये लास्ट हमारी जो पावर है जो नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग, मतलब इमरजेंसी, इमरजेंसी तीन तरह की होती है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट इमरजेंसी, थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी।
तो आज हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। जो नेशनल इमरजेंसी है वो 352 आर्टिकल के अंडर आती है, जो स्टेट इमरजेंसी है वो 356 आर्टिकल के अंदर आती है, जो नेशनल इमरजेंसी है वो किसके अंदर 360 आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये तीनों पावर हैं कि वो नेशनल इमरजेंसी भी लगा सकता है, प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट इमरजेंसी है वो भी लगा सकता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब पावर किसके पास में है, प्रेसिडेंट के पास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो नेशनल इमरजेंसी, वो हमारी जो किन कंडीशंस में कौन से आर्टिकल के थ्रू क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, वो आर्टिकल 352 मैंने आपको बता ही दिया है। आर्टिकल 352 जो है वो डील करता है किसके साथ करता है, वो नेशनल इमरजेंसी के। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है और कौन डिक्लेयर करता है इसको, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। क्यों, बेस्ड ऑन वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके कारण जो है प्रेसिडेंट, ये कंडीशन होने के कारण अगर कोई वॉर होती है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या फिर आर्म्ड, मतलब जो हमारी पुलिस या आर्मी हमारे अगेंस्ट हो जाती है, तो उन केस में क्या है, नेशनल इमरजेंसी कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट लगा सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस में नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 है उसको जो प्रेसिडेंट है वो लागू कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज अथॉरिटी टू इशू प्रोमोगुलेशन टू एंटायर कंट्री। ठीक है, और स्पेसिफाइड रीजन, मतलब एंटायर कंट्री में भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, और स्पेसिफाइड जो जो प्रेसिडेंट है उसको स्पेसिफाइड जो रीजन है उसमें भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक है, द दिस वाज द इंसर्ट, मतलब पहले क्या होता था, जो ओरिजिनली क्या था कि उसको जो नेशनल इमरजेंसी है वो एंटायर कंट्री पे ही लगती थी, लेकिन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1976, उसमें क्या किया गया था कि स्पेसिफाइड रीजन में भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओरिजिनली जो था वो एंटायर कंट्री में ही था, बट यस अभी क्या है जो इंसर्ट किया गया था 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसको हम छोटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसमें क्या इंसर्ट किया गया था कि वो स्पेसिफाइड रीजन में भी अमेंडमेंट, मतलब जो इमरजेंसी है वो लगा सकता है। कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि नेशनल जो आर्टिकल जो 42 अमेंडमेंट के अंडर जो अमेंडमेंट हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो दैट कि हमें क्लैरिटी हो जाए कि यस, तो 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुई थी, इट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू मॉडिफाई, ये देखिए, टू मॉडिफाई एंड वेरी द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, कि वो मॉडिफाई कर सकता है और उसको वेरी कर सकता है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो प्रेसिडेंट है उसको लागू कर सकता है। अंडर ओरिजिनल, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या था कि वो इम्पोज और रेवोकेशन मीन्स कि जैसे कि अगर प्रेसिडेंट बोल देता है कि यहाँ इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगेगी, तो उसके पास यही पावर थी कि वो नेशनल इमरजेंसी या तो लगा सकता था, ठीक है, या उसको रिमूव कर सकता था। ठीक है, लगा सकता था या रिमूव कर सकता था, ऑल्टर नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता था, वेरी नहीं कर सकता था। बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ कि उसमें एक पावर दी गई कि वो मॉडिफाई और वेरी कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को भी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अंडर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कुड हैव इम्पोज नेशनल इमरजेंसी ओनली ओवर द कंप्लीट टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि वो क्या था, ओरिजिनली क्या था कि वो नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया पे लगाएगा, जितनी भी इंडिया की टेरिटरी है वो उस पर सारे पे लगाएगा। ये नहीं होगा कि वो पार्ट में लगाएगा या फिर स्पेसिफाइड एरिया में। बट यस, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी उसमें उसको एनेबल कर दिया गया कि वो रूल ओवर द पार्ट की भी कर सकता है, कि वो कंट्री का कोई पार्ट है उस पर अगर नेशनल इमरजेंसी लगाना चाहते हैं उस पर लगा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि कभी कभार क्या क्वेश्चन सीधे सीधे ये पूछ सकता है कि ओरिजिनली क्या था और ऑल्टर 42nd में क्या ऑल्टर किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 42nd अमेंडमेंट में ये चीजें ऑल्टर की गई कि क्या क्या ऑल्टर की गई हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट को मॉडिफाई और वेरी करने की, जो नेशनल इमरजेंसी में वेरी करने की जो पावर है वो दी गई। सेकेंडली क्या किया गया, जो कंट्री में किसी स्पेसिफाइड एरिया में, पहले ओरिजिनली क्या था कि जो अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो आपको पूरी कंट्री पे लगानी पड़ेगी, ये नहीं होगा कि स्पेसिफाइड कोई एरिया है। बट 42nd अमेंडमेंट क्या कहती है कि यस, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी पार्ट पे भी लगा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है 42nd अमेंडमेंट के बारे में। अब फिर से एक 44 जो अमेंडमेंट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, 42nd जो 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्या बोलता है
वो 1978। तो ये सीधे सीधे कई बार ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई थी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है 1978। 42nd कब हुई थी, 1976। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों जो हैं, क्योंकि जो 42nd है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, काफ़ी इसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें जो जो चेंजेस किए गए थे वो इवन प्रेम्बल में भी जो चेंजेस किए गए थे ओनली 42nd अमेंडमेंट में ही किए गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान, क्योंकि आपको मालूम है हम प्रेम्बल में कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली 42nd अमेंडमेंट ऐसी थी जिसमें हमने प्रेम्बल में भी चेंजेस किए थे, ठीक है। उसके बाद 40 जो 4 है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, क्या कहता है कि इट प्रिवेंट टू मिस यूज ऑफ इमरजेंसी पावर, ठीक है, बाय द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में आता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद कौन आता है, पीएम, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, और अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। मैंने ये सब आपको बताया हुआ है, आप वीडियोस देख सकते हैं, मैंने इन सब का जो लिंक है मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है इसमें दे दूंगा। ये सब मैंने कि एग्जीक्यूटिव कौन कौन से हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो को, ठीक है। उसके बाद ये जो एग्जीक्यूटिव क्या मिस यूज ना कर सके, इसलिए ये 1978 में जो इमरजेंसी है उसके बारे में ये इंसर्ट किया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इसने क्या बोला, इट हैज टू इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ प्रायर टू द 44 1978 की प्रोमलगेशन कुड बी इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, ठीक है। जो नेशनल इमरजेंसी है वो क्यों लगाई जाएगी, ग्राउंड ऑफ वॉर, अगर वॉर होगी तब लगेगी, या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होगी तभी हम जो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है वॉज अ वेग वन ऑफ द कुड मिस यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आर्म रेवोल्यूशन है इन प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो आर्म उसका जो वर्ड है उसको 44th अमेंडमेंट ने ही उसका चेंज करके आर्म्ड रेवोल्यूशन कर दिया था, पहले उसका नाम क्या था, ओरिजिनली इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि जो आर्म्ड रेवोल्यूशन है उसका पहला नाम क्या था और कौन से आर्टिकल में उसको चेंज करके रखा गया था, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसका आज का नाम जो है 44th अमेंडमेंट में जो किया गया चेंज किया गया था उसका नाम क्या है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए उसका नाम क्या है, आर्म्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका चेंजेस किए गए थे 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं कि 44th अमेंडमेंट क्या बोलती है कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी कब लगा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन रिकमेंडेशन होनी चाहिए किसकी, कैबिनेट की, ठीक है जी। रिटन कैबिनेट की अगर होगी तभी तो वो लगा सकता है, क्योंकि क्या हुआ था 1976 में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी विदाउट कंसल्टिंग विद द कैबिनेट, जो हमारे इंदिरा गांधी जी थे उन्होंने हमारी नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी थी, ठीक है। तो तब ये जो आर्टिकल था इसको इंसर्ट किया गया सो दैट कि कैबिनेट्स के जो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए तो कैबिनेट के साथ डिस्कस किया जा सके, ठीक है। उसके बाद जो कैबिनेट है उसको डिफाइन किया गया है 352 के अंदर, जो कैबिनेट है मतलब पीएम, अदर मिनिस्टर इन अ कैबिनेट रैंक, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, कैबिनेट बोला जाता है, ठीक है जी। उसके बाद इनिशियली अप्रूवल जो है ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेजोरिटी, जो इनिशियल है वो क्या हो, इनिशियली क्या था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या था कि सिंपल मेजोरिटी जो थी उसमें 1/3 की जो सिंपल मेजोरिटी होगी तो नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी, बट नाउ क्या है स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत, मतलब 2/3 स्पेशल मेजोरिटी की अगर होगी तभी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। इट देयर वाज ए नो पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ठीक है, नो पार्लियामेंट्री वंस इमरजेंसी वाज अप्रूव्ड बाय इट, नाउ द स्पेशल सिटिंग ऑफ लोकसभा कैन बी हेल्ड द पर्पस ऑफ द कंसीडरिंग द डिसअप्रूवल, ठीक है जी। इसके बाद इसमें क्या है कि जो अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो उस केस में क्या है कि पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, अगर 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 कंसीडर डिसअप्रूवल करनी है तो उसके लिए लोकसभा को बिठाना पड़ेगा, सिटिंग होगी और उसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही इसको डिसअप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 358 क्या बोलता है कि आर्टिकल 19 is automatically suspended only when the national emergency is declared on the basis of war and external aggression, ठीक है।
तो आर्टिकल जो 19 है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए आर्टिकल 19 है क्या, ठीक है। जो आर्टिकल 19 है वो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके बारे में बोलता है। तो वो भी सस्पेंडेड ओनली कब होगा, कि जब नेशनल इमरजेंसी होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में देना है कि जो आर्टिकल 19 है वो हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन है उसको भी सस्पेंड कर देता है, ठीक है। उसके बाद इट वॉज अर्लियर इट वॉज सस्पेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो अभी क्या ये क्या बताया गया है कि नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा, आर्टिकल 19 तो ही ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा, बट पहले क्या था कि इंटरनल डिस्टरबेंस अगर होगी तब भी, मतलब ये जो आर्टिकल 19 है किस केस में एप्लीकेबल होगा, सस्पेंडेड होगा, ओनली इन केस ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। ये कौन से केस में नहीं होगा, इंटरनल डिस्टरबेंस होगी तो उस केस में आर्टिकल 19 सस्पेंडेड नहीं होगा। ये अभी के केस में ऐसा है कि इंटरनल डिस्टरबेंस अगर जो आर्म्ड रेवोल्यूशन है अगर होती है, उस केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, किस केस में नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड नहीं होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए आर्म्ड रेवोल्यूशन के केस में जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो सस्पेंड नहीं होगा। किस केस में होगा, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन्फोर्समेंट द राइट कंफर्म्ड बाय द आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। जो आर्टिकल 20 है और 21 है वो हमारा क्या बोलता है, जो आर्टिकल 20 है वो क्या बोलता है कि जो हमारी जो सजा है, नो वन कैन बी प्रोसिक्यूट और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन, ठीक है। तो आर्टिकल 20 ये बोलता है कि अगर किसी को एक जुर्म के लिए सजा होती है तो उसी सेम क्राइम के लिए, जैसे किसी क्राइम के लिए अगर किसी को सजा होती है तो उस सेम क्राइम के लिए उसको दूसरी बार सजा नहीं हो सकती। तो ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल बोलता है, 20, ठीक है। तो ये सेफ गार्ड के लिए कौन सा आर्टिकल है, 20। तो ये सस्पेंड नहीं होता नेशनल इमरजेंसी में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि नो वन कैन डिप्राइव हिज लाइफ हर पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। लाइफ की और जो हमारी पर्सनल लिबर्टी है उसको छीन नहीं सकते, उस वो आर्टिकल कौन सा है, 21, ठीक है। लाइफ के बारे में, लाइफ की लिबर्टी है जो हमारी लाइफ जीने की जो है उसको, उसके बारे में आर्टिकल 21 बोलता है। तो उसको भी सस्पेंड नेशनल इमरजेंसी में हम नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसके बाद इसमें यह बोला गया है, प्रायर टू दिस एक्ट द एनफोर्समेंट ओनली ऑफ एनीवन ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट कुड बी सस्पेंडेड बाय द इमरजेंसी। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब ये 44, ये तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 44 जो अमेंडमेंट हुई थी, ये तब क्या हुआ था कि जो 20 और 21 जो है 20 आर्टिकल और 21 आर्टिकल है इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ये इंसर्ट किया गया था। बट इससे पहले क्या था कि जितने भी फंडामेंटल राइट थे हमारे 14 से लेके 35 तक, ठीक है, 31 तक, वो सारे आर्टिकल्स क्या थे, वो सस्पेंडेड थे। लेकिन इसमें इंसर्ट किया गया यस कि हम क्या है कि जो आर्टिकल 20 है और 21 उसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते इन एनी केस, नेशनल इमरजेंसी में भी उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम कौन से आर्टिकल हमारे सस्पेंड नहीं होते, 20 और 21, ठीक है। ये आर्टिकल हमारे सस्पेंड नहीं होते। और आर्म्ड रेवोल्यूशन में तो क्या होगा, ये तीनों आर्टिकल, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 एंड 21, ये तीनों आर्टिकल इन केस ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशन ये हम तीनों में सस्पेंड नहीं हो गए। बट इन केस ऑफ क्या होगा कि अगर वॉर एंड एक्सटर्नल रेवोल्यूशन होगा, एक्सटर्नल अग्रेशन होगा, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा 20 और 21 आर्टिकल जो है वो सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आर्टिकल 19 जो है वो कहाँ पे सस्पेंड होगा और कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। 20 और 21 तो दोनों केस में होगा, ये तो आपको बता दिया मैंने। लेकिन जो आर्टिकल 19 है वो ओनली इन केस ऑफ जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, जो आर्म्ड, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस आर्म्ड रेवोल्यूशन है उस केस में नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो उसके बाद हम ये पढ़ लेते हैं कि एवरी प्रोमोकेशन जो मेड अंडर द 352 आर्टिकल के अंदर जो भी प्रोमोकेशन किया गया है, अगर उसको रिमूव करना है, उसको रिवोक करना है,
तो उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो जो 352 जो आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी है वो कैसे लग सकती है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि आपको जो अप्रूव करानी पड़ेगी स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो पार्लियामेंट में है, जो प्रोक्लेमेशन है, जो एक आपको पार्लियामेंट के आगे रखना पड़ेगा, ठीक है। ईच हाउस मतलब दोनों हाउस जो लोकसभा और राज्यसभा है उन दोनों के आगे रखना पड़ेगा और अप्रूव करवाना पड़ेगा विद स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो मेजर मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द दैट हाउस, ठीक है, विद नॉट लेस देन 2/3। मैंने क्या बोला, मेजोरिटी क्या मतलब 2/3 मेंबर की जो है उसकी अप्रूवल चाहिए इन केस ऑफ 352 जो आर्टिकल है। अगर आपको नेशनल इमरजेंसी लगानी है किसी स्पेसिफाइड एरिया या फिर एंटायर कंट्री पे, तो आपको 2/3 जो है उस जो हाउस है जिसने ये प्रोमोगुलेशन शुरू किया है वहां से आपको ये करवानी पड़ेगी। और इस केस में क्या होगा, दैट प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिसने वोटिंग की होगी या फिर जो प्रेजेंट होंगे उस जो हाउस में, उनका जो 2/3 मेंबर, 2/3 जो प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में देना है। सेकेंडली अंडर द 352 द प्रोक्लेमेशन 3 टाइम्स सो फार, मतलब ये जो है जो नेशनल इमरजेंसी है वो कितनी बार लगी है, 3 टाइम। कब कब लगी है, एक तो 1962, 71, 1975, ठीक है। जो 1962 है और 71 है ड्यू टू एक्सटर्नल जो एग्रेशन है उसके कारण थी, और 75 जो थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को मैंने क्या बोला था अभी, आर्म रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में देना है ये जो। और इस केस में क्या होगा, इंटरनल वाले में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, आर्टिकल कौन सा 19, ठीक है। और जो ऊपर वाले हैं उसमें क्या क्या सस्पेंड नहीं होगा, जो आपका आर्टिकल 19 भी सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। और 20, 21, ठीक है। इस केस में मैंने शायद गलत बोल दिया, आर्टिकल 19 जो है इस केस में इंटरनल सस्पेंड नहीं होगा, ऊपर वाले में हो जाएगा, हाँ इसमें हो जाएगा, ठीक है। इस केस में नहीं होगा, प्लस इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इफ द वॉर इज डिक्लेयर अगेंस्ट एनी नेबरिंग कंट्री, ठीक है, तब नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। विद अनदर कंट्री, ठीक है, इंडिया की किसी भी कंट्री के साथ फाइट हो जाती है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारी 1971 में फाइट हुई, 1962 में हुई, तो उस केस में क्या है, एक्सटर्नल इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है। उसके जो एक्सटर्नल इमरजेंसी है उसमें 352 आर्टिकल यूज होता है नेशनल इमरजेंसी के लिए। इफ द आर्मी एंड पुलिस और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर्म रेवोल्यूशन, मैंने आपको बताया। इस केस में आर्टिकल 19 भी सस्पेंड नहीं होता, आर्टिकल 20 भी सस्पेंड नहीं होता और 21 भी। बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी में क्या है, आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। यही इन दोनों में फर्क है, एक्सटर्नल और इंटरनल में। इंटरनल में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता, एक्सटर्नल में आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं जो आर्टिकल्स, जो इसके रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम उसको देख लेते हैं। आर्टिकल जो है मैंने आपको साथ साथ, ये जो टेबल है मैंने इंटरनेट से उठाया है, आप देख सकते हैं गूगल से सर्च करके उठाया है, ये मेरा टेबल नहीं है ना मैं इसको क्लेम कर रहा हूँ, ये आर्टिकल्स मैंने कहीं से उठाए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल जो 353 है ये क्या बोलता है, प्रोमलगेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए जो इफेक्ट है उसका, प्रोमलगेशन का क्या इफेक्ट होगा, वो आर्टिकल 353 बोलता है। और 354 क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड प्रोमलगेशन इमरजेंसी ऑपरेशन, की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी उसके रिलेटेड कौन सा आर्टिकल बोलता है, 354। तो ये आपको बस ध्यान में देने हैं, ये आर्टिकल बहुत कम बार पूछे गए हैं बट फिर भी आपको ध्यान में होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल 358 जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन ऑफ प्रीवियस आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 जो है, ठीक है, उसकी अगर सस्पेंशन करनी है तो कौन सा आर्टिकल बोलता है आपको, 358, ठीक है। 355 और 356 जो है एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर द प्रोमलगेशन, ठीक है जी। उसके बाद जो सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट राइट कन्फर्म्ड बाय द पार्ट 3, ठीक है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, अगर जैसे क्या हमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं
जो हमें दिए गए हैं उनको सस्पेंड करना है तो कौन सा आर्टिकल है 359। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पार्लियामेंट अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के केस में जो पार्लियामेंट का अप्रूवल प्लस उसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जब इशू करता है प्रोमोगलेशन, ठीक, प्रोक्लेमेशन जो है वो इशू करता है या होल या फिर पार्ट ऑफ इट, मतलब किसी हिस्से के लिए स्पेसिफाइड को जो हिस्सा है, अगर प्रेसिडेंट उसके लिए नेशनल इमरजेंसी लगाता है, जो की प्रोविजन मैंने आपको बता ही दिया है कि 42 आर्टिकल के अंडर इसको इंसर्ट किया गया था। पहले क्या था कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगती थी तो होल पार्ट ऑफ कंट्री लगती थी, बट इन 42 आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट क्या बोलती है कि आप पार्ट ऑफ द कंट्री भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट उसका प्रोमोक्लेशन लगाता है उस केस में क्या होगा, इनिशियली देखिए यहाँ लिखा है इनिशियली जो ये जो प्रोमोक्लेशन है रिमेन इन अ फोर्स फॉर ए 1 मंथ, इनिशियली 1 मंथ के लिए वो होगा। और ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होगा, कैबिनेट जो होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट है वो अप्रूव्ड करेगी। ठीक है, अगर इनिशियल ये 1 मंथ के लिए लगेगा नेशनल इमरजेंसी और उस टाइम के पीरियड में ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होगा, कैबिनेट क्या करेगी, इसको अप्रूव करेगी। ठीक है, आपको ये समझ आ गई कि इनिशियली 1 मंथ के लिए प्लस इस मंथ जो 1 मंथ होगा उसी ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या होगा कि पार्लियामेंट उसको अप्रूव भी करेगी। ठीक है, उसके बाद एवरी प्रोमोगेशन मेड अंडर, मतलब इसके बाद जो हर एक जो प्रोमोगेशन जो होगी, जो भी 352 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग होगी, वो क्या किया जाएगा, रिवोकिंग एंड प्रीवियस प्रोमोगेशन एक्सेप्ट, ठीक है, जो आपकी पुरानी प्रीवियस होगी उसको छोड़कर क्या होगा, शुड बी बिफोर लेट डाउन द लेट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मस्ट अप्रूव्ड विद इन द स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, दोनों हाउसेस में उसको दिखाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा और अप्रूव करवानी पड़ेगी विद स्पेशल मेजोरिटी, कौन सी, 2/3। ये भी ठीक है। फर्स्ट क्या था, जब इनिशियली अगर इमरजेंसी लगती है तो आपको 1 मंथ के लिए लगानी है, उसके जो 1 मंथ में आपने ड्यूरिंग दैट पीरियड 1 मंथ के अंदर अंदर आपको कैबिनेट से उसकी अप्रूवल, उसके बाद अगर आपको फिर से लगानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस से जो मेजोरिटी जो है उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, और टोटल मेंबरशिप की बात होगी, जो प्रेजेंट एंड हाउस में जो प्रेजेंट होंगे या वोटिंग करेंगे। ठीक है, उन दोनों में से जो भी 2/3 अगर मत हमें मिल जाती है नेशनल इमरजेंसी की तो हम लगा सकते हैं। इफ द पार्लियामेंट फेल टू अप्रूव सच प्रोमोगेशन, अगर ये मतलब 2/3 हमें मेजोरिटी नहीं मिलती है इन केस दैट, तो जो ऑपरेशन है कीज टू एक्सपायर विद इन 1 मंथ जो प्रोमोगेशन। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, 1 मंथ के अंदर अंदर वो प्रोमोगेशन जो है जो इनिशिएट किया गया था वो नेशनल इमरजेंसी खत्म ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो लिखा है देखिए, इफ द पार्लियामेंट, अगर देखिए अगर तो वो डिसअप्रूव हो जाती है, 2/3 आपको मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो इस केस में तो वो सीधा ऑटोमेटिकली कीस हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। बट अगर अप्रूवल मिल जाती है तो क्या है, अगर अप्रूवल मिल जाती है तो इन फॉर ए 6 मंथ, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ विच अप्रूवल ऑफ बाय द पार्लियामेंट। अगर आज जैसे आज जोन सी भी डेट है, अगर आज अप्रूवल मिल जाती है, आज से 6 मंथ तक ये जो है वो क्या होगा, इसको जो इन्फोर्स कर सकते हैं आर्टिकल 352 को, जहां पे आप जो नेशनल इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये अप्रूव हो, 2/3 की जो वोटिंग है वो उसकी अप्रूवल मिल जाती है, उस केस में फर्दर 1 मंथ के बाद आप 6 मंथ के लिए लगा सकते हैं। इट कैन बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बाय द नंबर ऑफ टाइम बट बियॉन्ड द 6 मंथ एट अ टाइम। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है, जो नेशनल इमरजेंसी है, कई बार लगा सकती है, बट वो क्या होना चाहिए, आफ्टर 6 मंथ के पूरे होने के बाद ही ऐसा कर सकती है। इफ लोकसभा, सेकंड केस, इफ लोकसभा स्टैंड डिसॉल्व, इसी के दौरान अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है बिफोर द गिविंग अप्रूवल, ठीक है, अप्रूवल देने से पहले ही अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप सबको मालूम है लोकसभा क्या है, नॉन परमानेंट इन नेचर है, और राज्यसभा क्या है, परमानेंट इन नेचर है। ठीक है, तो अगर वो डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, तो इस केस में क्या है, राज्यसभा नीड टू बी अप्रूवल विद इन 1 मंथ। ठीक है, देयर आफ्टर शुड बी द रेटिफाई बाय द लोकसभा विद इन 30 डेज। ठीक है, यहां पे ये कहना चाहता है कि अगर इन केस कि जो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, उस केस में क्या होगा कि पहले राज्यसभा 1 मंथ का आपको अप्रूवल देगी,
और उस केस में क्या होगा, अगर अप्रूवल मिल जाती है तो आपको विद इन 30 डेज में जो लोकसभा, जो नई आपकी कैबिनेट बनेगी, उस जो लोकसभा बनेगी, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन 1 मंथ आपको उसकी सिटिंग बिठानी पड़ेगी, उससे रेटिफाइड करवाना पड़ेगा, उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस केस में जब लोकसभा सस्पेंड मतलब डिसॉल्व हो जाती है। लास्ट क्या है, द प्रोमोगुलेशन ऑफ इमरजेंसी मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द 352 सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू के लिए भी ये होता है। इट कंटिन्यूसली कॉन्स्टिट्यूशनली कैन बी क्वेश्चनड इन ए कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलिफाइड इंटेंशन। अगर अगर किसी भी प्रेसिडेंट का उसका मेलिफाइड मतलब अगर कोई गलत इंटेंशन है, अगर उस गलत इंटेंशन से 352 नेशनल इमरजेंसी को लगाते हैं तो वो जुडिशियली रिव्यू के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली उसको क्वेश्चन किया जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपको जो ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे नेशनल इमरजेंसी को हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो रेवोकेशन कैसे कैसे नेशनल इमरजेंसी की जो रेवोकेशन है वो कैसे हो सकती है। ठीक है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो रेवोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, तो उसका फर्स्ट क्या है कि नेशनल इमरजेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रोमोगुलेशन इमरजेंसी में बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन रिवोक कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो प्रेसिडेंट है वो क्या रिवोक कर सकता है, बाय अनदर प्रोमोगुलेशन। मतलब प्रेसिडेंट कैसे कर सकता है, एक और प्रोमोगुलेशन करेगा, एक और आपका प्रस्ताव लगाएगा। ठीक है, एट एनी टाइम ऑन द कॉन्टिन्यूसी, मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लगी है, अगर प्रेसिडेंट एक और प्रोमोगुलेशन उसको खत्म करने के लिए रिवोक की इंटेंशन से अगर कोई प्रस्ताव रखते हैं तो वो जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया जाएगा। तो नेशनल नो नीड, ठीक है, नॉट नीड कि अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट की, जैसे कि हमें मालूम है नेशनल इमरजेंसी अगर लगानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 30 डेज के अंदर अंदर क्या करेंगे, उसकी अप्रूवल ली जाएगी पार्लियामेंट से। ठीक है, बट इन केस ऑफ रिवोकेशन मतलब उसको खत्म करने, नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए कोई भी पार्लियामेंट से जो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक इफ द लोकसभा पासेस डिसअप्रूवल रेजोल्यूशन बाय द सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, अगर सिंपल मेजोरिटी लोकसभा क्या कहती है कि डिसअप्रूव करती है, बट फिर भी जो मस्ट रिवोक इफ द लोकसभा, ठीक है, जो रेजोल्यूशन है सिंपल मेजोरिटी के साथ भी पास कर देती है। ठीक है, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 44th अमेंडमेंट। मतलब ये जो अमेंडमेंट है ये किसके थ्रू लगाई गई थी, 44th अमेंडमेंट की, वो सिंपल मेजोरिटी के साथ भी डिसअप्रूव कर सकता है। ठीक है, लोकसभा हैज द पावर टू disapprove and operation the national emergency at any time if not less than 1/10 number of members of Lok Sabha notice a issue intention disapproving the emergency to the president of Lok Sabha in a session। ठीक है, अगर 1/10 मेंबर, लोकसभा के अगर 1/10 मेंबर मतलब 550 जो है टोटल मेंबरशिप है और उसका 1/10 जितना ही बनता, अगर इतने बंदे अगर डिसअप्रूवल के लिए बोल देते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है, तो उस केस में क्या होगा कि लोकसभा इज नॉट इन सेशन। ठीक है, उस केस में डिसअप्रूव कर दी जाएगी। ठीक है, इफ देयर इज अ नो सेशन अ स्पेशल सिटिंग ऑफ लोक सभा शैल बी हेल्ड विद इन 14 डेज फॉर द पर्पज ऑफ सच रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर इन केस ऑफ की स्पेशल जो सेशन नहीं है तो उस केस में क्या होगा, स्पेशल एक आपकी सिटिंग बुलाई जाएगी। ठीक है, प्रेसिडेंट के थ्रू, तो वो क्या इस कंसीडर को कि रेवोकेशन नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने के लिए इस जो कंसिडरेशन है उसको कंसीडर करने के लिए एक स्पेशल सिटिंग को बुलाएगा। कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट। तो ये जो था मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में सारा बताया कि कैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है, कैसे उसकी कंडीशंस होती हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स जैसे आर्टिकल 19, 20, 21 जो आर्टिकल हैं वो रिवोक्ड होते हैं, किस केस में नहीं होते हैं, वो हमने डिस्कस किया। तो हमने आज जो है नेशनल इमरजेंसी 252 जो आर्टिकल है जो हमने उसके बारे में डिस्कस किया, होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे लगती है, कौन लगवाता है। ठीक है, लगवाता तो प्रेसिडेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितनी भी इमरजेंसी की पावर है किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल उसके साथ डील करते हैं। ठीक है, तो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।